घुड़सवारी जो है आपने कहाँ से सीखी, जब से होश संभाला है? क्लब की इब्तिदा मेरे दादा पीर इसरार हुसैन शाह साहब ने की थी। जितना भी देखा है आपको तो नुकरों पे देखा है, सेक्शन में नुकरे ही मैं इस्तेमाल करूँ। सर 3-4 किस्म के इवेंट हैं। बेस्ट जो है वो सेक्शन नेज़ाबाजी और सिंगल। मुनफरिद अंदाज है आपका, कहते हैं कि आपका स्टाइल बिल्कुल अपने वालिद जैसा है। किस नस्ल का घोड़ा पसंद है? मेरी पसंद हमेशा देसी घोड़ा रहा है। सेक्शन की अगर बात करें, टीम में मेरा ये होता है कि जिस तरह की टीम मेरी भागे किसी की भी ना भागे। आपने बहुत सी फतवात हासिल की होंगी 94-95 में। उसमें मेरी टीम जो थी वो सेकंड पोजीशन में आई थी। नीला वाली में आई थिंक लास्ट ईयर था। बड़ी हमने मेहनत करके एक अच्छा इवेंट लोगों को दिया। मेले सारे ही अच्छे, हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती। सरदारजादा हुसैन अब्बास वो मतलब एक बहुत अच्छा इवेंट करवाते। सुल्तान मोहम्मद अली साहब जो मेला लगवाते हैं वो भी बहुत अच्छा मेला होता है। EFP की अगर हम बात करें जी, मतलब हमारे भाई हैं सुल्तान मोहम्मद अली साहब, हम भी इसका हिस्सा थे। तो उसमें यह है कि अब EFP में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सर इंटरनेशनल नेज़ाबाजी की बात करें, इंटरनेशनली पार्टिसिपेट किया था एक दफ़ा हमने। सर नए आने वाले जो सवार हैं, अगर उन्होंने अपनी नेज़ाबाजी इम्प्रूव करनी है, उन्होंने अपना स्टाइल इम्प्रूव करना है, उन्होंने अपनी सवारी इम्प्रूव करनी है, तो उनके पास पक्के घोड़े होने चाहिए जो ट्रेंड हो, पुराने हो, और वो उनको समझे ये जो घोड़ा है ये घोड़ा आपका उस्ताद है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान नेज़ाबाजी टूर्नामेंट। आज हम मौजूद हैं सिंदीला वाली और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है पीर सैयद कुतुब अली शाह साहब अल मरूफ अली बाबा साईं। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, इतनी ज़्यादा मसरूफियात से आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। जी आपका भी शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाल के मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि घुड़सवारी जो है आपने कहाँ से सीखी, आपके खानवादा से कहाँ से ये तरतीब चली आ रही है, घोड़ों की इब्तिदा कहाँ से हुई? तो काइंडली सर डिटेल से आपकी वाबस्तगी कहाँ से है, आप पाकिस्तान के किस शहर से आपका ताल्लुक़ है, आपके गाँव का क्या नाम है? काइंडली हमारे ऑडियंस के साथ डिटेल में सर शेयर। जी, आस्ताना आलिया कुतबिया संदीले वाली शरीफ, तहसील पीर महल, डिस्ट्रिक्ट रोबोटिक सिंह से हमारा मतलब ताल्लुक़ है मेरा। और जैसे कि आपने कहा कि सवारी कब से, तो बहुत छोटा था मैं जब से, मतलब समझें जब से होश संभाला है, मतलब तब से घोड़सवारी कर रहा हूँ मैं। और ये सिर्फ मेरी हद तक नहीं, मेरे वालिद पीर इसरार हुसैन शाह साहब वो अपने दौर के बहुत अच्छे शाह सवार रहे हैं जी। अब तो वो बीमार हैं। तो उसके अलावा मेरे दादा पीर इसरार हुसैन शाह साहब वो भी मतलब वो भी एचिसोनियन थे, मेरे वालिद भी। फिर मैंने भी एचिसन में पढ़ा कुछ अरसा, मेरा बेटा भी अब एचिसन कॉलेज में। तो मतलब ये समझें ये हमारी अब ये शौक़, ये नेज़ाबाजी, घोड़े, ये समझें हमारी रूट्स में शामिल हो चुके हैं। तो बाकी अगर नेज़ाबाजी के हवाले से देखें तो मुझे इतना याद है कि मैं घोड़े के ऊपर बैठ नहीं सकता था, मुझे उठा के कोई बिठाते होते थे घोड़े पे, तब से नेज़ाबाजी कर रहा हूँ। सर क्लब की इब्तिदा जो है वो कहाँ से हुई? आपके वालिद साहब ने की या उसके बाद कोई प्रॉपर जो तरतीब, यूनिफॉर्म, घोड़े, बाकी सेटिंग से? ये क्लब की तरतीब मेरे दादा पीर इसरार हुसैन शाह साहब ने की थी 1973 में। और उसके बाद फिर उस वक्त मेरे वालिद कोई शायद 8-9 साल 10 साल की एज होगी उनकी। तो उस वक्त मतलब उन्होंने ये क्लब बनाया अपना, कुतबिया अबरार क्लब के नाम से, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग पीर कुतुब अली शाह साहब जिनका आस्ताना है, तो उनका नाम फिर मेरे वालिद को शौक़ था, तो कुतबिया अबरार टेंट पेगिंग क्लब बनाया मेरे दादा ने, और तब से मतलब ये क्लब चल रहा है जी। सिर्फ राउंड अबाउट इसमें कितने सवार हैं जो परमानेंट आपके क्लब में दौड़ते हैं अभी 2025 में? जी इस वक्त हमारे पास तकरीबन 20 से 21 टीमें हैं जो कुतबिया अबरार क्लब की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसमें कोई भी प्रोफेशनल या कोई इस तरह के सवार हो। सही सर, माशाल्लाह बड़ी आपकी डिटेल है खानवादा, ख़ास तौर पे सवारी के लिहाज से,
और आपको बड़ी दफ़ा नेज़ाबाजी में ख़ासतौर पर बड़े बड़े इवेंट्स में आपकी टीमें 3 से 4 टीमें तो कम से कम आपकी होती ही होती हैं। तो नुकरों का आपको बहुत ज़्यादा शायद शौक है। मैंने खुद जब जितना भी देखा है आपको तो नुकरों पे देखा है। इसकी सर क्या वजह है? कोई खासियत है आपको, ये पसंद ज़्यादा, ये का रंग ये ज़्यादा पसंद है? ये उस जी रंग भी बहुत पसंद है जी। मेरे वालिद भी उनकी नुकरों की सेक्शन होती थी। और अ, अगर आप टीम के हिसाब से देखें, टीम वर्क हो, जिस तरह टीम ऑफ 4 का आजकल नेज़ाबाजी हो रही है, तो उसमें जो नुकरे घोड़े हैं, जब सारे नुकरे होंगे तो उनका एक जो मंजर होगा, वो खूबसूरती, वो एक ज़्यादा बाकी सबसे हट के होती है। बिल्कुल ऐसे। तो वैसे तो माशाल्लाह हर रंग के घोड़े हैं जी, लेकिन प्रेफर मैं करता हूँ कि सेक्शन में नुकरे ही मैं इस्तेमाल करूँ। सर 3-4 किस्म के इवेंट हैं, सिंगल नेज़ाबाजी है, सेक्शन नेज़ाबाजी है, लाइन है। अभी तो कुछ इवेंट्स अगर आपके पास खुले ग्राउंड हैं तो टीम ऑफ 8 भी जो है वो हो रही है। तो इनमें से आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है और उसकी क्या वजह है? जी सबसे बेस्ट जो है वो मुझे लगती है मतलब सेक्शन नेज़ाबाजी और सिंगल। सही। आज से कुछ अरसा पीछे कोई 25-30 साल अगर आप पीछे चले जाएं, तो उस दौर में सवारों को लोग देखते थे जी। तो मतलब उनका फोकस होता था कौन सा अच्छा सवार दौड़ रहा है, कौन किसका स्टाइल अच्छा है, किसका घोड़ा अच्छा है, किसका स्टाइल और घोड़ा दोनों अच्छे हैं। तो इस चीज़ पे बड़ा ज़्यादा फोकस होता था लोगों का। आजकल अब सिर्फ मतलब पेग की नेज़ाबाजी, किले की नेज़ाबाजी हो गई है। तो मतलब मैं सिंगल को काफ़ी मतलब पसंद करता हूँ और सिंगल से हट के टीम ऑफ 4। सर बड़ा मुनफरिद अंदाज है आपका। मुख्तलिफ सवारों को देखा है कि वो पैग उठाया है तो वो पीछे से यूं ऊपर लेके आते हैं। तो आपका बड़ा अंदाज है, उठा के तो आप फौरन ही घोड़े की गर्दन से यूं उसको जो है वो टर्न कर लेते हैं आगे। माशाल्लाह आपके साहबजादे का भी यही स्टाइल है। कोई इसमें सर क्या खासियत है? बस ये अल्लाह की तरफ से कुछ है मेरे वालिद का, क्योंकि जो मेरे वालिद के दौर के सवार थे जी। वो जब मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि आपका स्टाइल बिल्कुल अपने वालिद जैसा है। तो फिर शायद कोई मतलब इनबिल्टी लगा लें, कोई चीज़ ऐसी है, मतलब कभी कोई ऐसी कोशिश नहीं की किसी का स्टाइल कॉपी करने के लिए या कुछ इस तरह। वाले साहब को आप देखते होंगे तो उसी स्टाइल में, क्योंकि बंदा एक सीख रहा होता है, सीखने में ये होता है कि अपने जो उस्ताद हैं, जो बड़े हैं, उन्हीं को वो एक वो होता है। जी उसमें जब मैं वालिद साहब को देखता था तब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि जब मैं तकरीबन 8-9 साल की मेरी उम्र होगी जब मेरे वालिद बीमार हुए। तो फिर उस वक्त तो धुंधला धुंधला सा याद आता है, लेकिन फिर ये है कि जो उनकी कोई वीडियोस पुरानी पड़ी हुई थी तो उन पे ज़रा देखता था उनका स्टाइल, कि वो किस तरह घोड़ा फेरते हैं, किस तरह दौड़ाते हैं, उनका स्टाइल कैसा है, उस सेक्शन किस तरह भगाते हैं। सही। तो बस उन्हीं को देख देख के मतलब ये जो सेक्शन का फॉर्मेशन और जो मतलब अपना स्टाइल और मतलब वो ऐसी चीज़ें इम्प्रूव होती गई आहिस्ता आहिस्ता। सर घोड़ा लफ्ज़ आ जाए तो जिसको मोहब्बत होती है, जिसको प्यार होता है, उसको तो सारे ही घोड़े पसंद होते हैं। कोई एक ख़ास नस्ल होती है, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। तो आपको किस नस्ल का घोड़ा पसंद है? मैं तो वैसे तो बहुत घोड़े हैं, मतलब पूरी दुनिया में जाएं, एंडलूजियंस हैं, एपेलूसा है, पलामिनोज हैं, और मतलब डिफरेंट किस्म के बहुत ही खूबसूरत नायाब किस्म के घोड़े हैं। लेकिन मेरी प्रेफरेंस, मेरी पसंद हमेशा देसी घोड़ा रहा है। और देसी भी, अगर देसियों में भी देखें तो देसियों में 6-7 नस्लें, कोई एक नस्ल नहीं है जी। तो देसियों में जो हमारी जो रावी की ब्लड लाइन है ना, वो सबसे बेस्ट है। मतलब परफॉर्मेंस वाइज, मतलब उनका एक तो रावी का घोड़ा दलेर होगा, ठीक। और रावी का घोड़ा बस ऐसे लगा लें कि ना ख़त्म होने वाला, खूबसूरत होगा। जिस तरह हम देसी घोड़ों में देखते हैं, उनके कान नोकों वाले, नोकदार कान हो, छोटे कान हो, उनके जो बाल हैं वो अच्छे खूबसूरत हों, उनकी मतलब कॉन्फर्मेशन जो है घोड़ों की जी। वो खूबसूरत हो। तो वो सब चीज़ें अगर आप देखें तो वो देसी जो रावी ब्लड लाइन है उसमें है। और अक्सर मेरे चचा ही लगे कमर ज़मान ख़ान साहब, वो भी हमेशा कहते हैं कि मैं तांदले वाली साइड का घोड़ा पसंद करता हूँ। तो वो तांदला जो है वो समझे बिल्कुल
मिडल आता है हमारे रावी का। लेकिन अगर हम घोड़ों की ब्लड लाइन से, जिस तरह हम अपनी पंजाबी ज़बान में हम कहते हैं जूं, कि फलानी जूं का घोड़ा जो है जी तो वो जो जूं स्टार्ट होती है रावी बेल्ट, वो सैयद वाला से लेके कमालिया तक। ठीक, मतलब सैयद वाला से पीछे भी नहीं और कमालिया से आगे भी नहीं, क्योंकि कमालिया से आगे दरिया आता है, ये हमारी साइड से गुजर के रावी और चनाब में जा रहा है यहाँ पे, अब अपना कबीर वाला वाली साइड पे। जी तो अगर सैयद वाला से पीछे जाएं तो फिर लाहौर, और फिर उससे थोड़ा आगे जाके फिर इंडिया वाली साइड पे जाता है। तो ये जो बेल्ट है ना, ये प्योर रावी के घोड़े की मतलब बेल्ट है। और जो बुजुर्ग होते थे, जो बड़े होते थे, मतलब हमारे बुजुर्ग या उस्ताद जो थे, जो हो गुजरे, जो कुछ हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि रावी का घोड़ा हो मतलब उसकी जो मतलब जम पल उसकी वहीं की हो, जी जी वो प्योर रावी का कंसिडर होगा। ये नहीं कि बाहर से ला के हम रख लें तो वो तो रावी का नहीं होगा। ऐसे तो वो कहते थे कि सैयद वाला से लेके कमालिया वाली बेल्ट से रावी के उस पार हो या इस पार हो, आंखें बंद करके सौदा कर लो, घोड़ा खरीद लो। तो मेरे वालिद ने भी हमेशा मुझे यही कहा है कि घोड़ा अगर रखना तो रावी का रखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास ब्लड लाइन या जो ब्रीड है वो सारी वही रावी वाली है। और जो मेरे वालिद ने इकट्ठी की, मेरे दादा ने जो घोड़े लिए, जी वैसे तो मतलब मेरे परदादा, उनके वालिद, उनके दौर से ये जो अस्तबल है हमारा तब से बना हुआ है। तो लेकिन ये है कि अपना उसी को ही हम आगे ब्रीड कर करके हमारे पास वही सारे घोड़े हैं। और मतलब इस तरह के 4-4, 5-5, 6-6 नस्लें उनकी मतलब हमारे घर के मतलब वो आगे चल ब्रीड हुए हैं। जी जी सर माशाल्लाह, जैसा कि आपने बताया कि एक अच्छी ब्रीड जो है ख़ास तौर पे रावी के घोड़ों की आप रिजर्व कर रहे हैं, तो उसके अलावा सर इसमें सिर्फ नेज़ाबाजी के घोड़े हैं, चालबाज घोड़े, या कोई इस तरह का भी आपको शौक रखते हैं? ख़ास तौर पे जैसे कुछ लोग होते हैं स्पेशल तैयार करवाते हैं अपने घोड़े, जी कोई ना कोई उस्ताद रखा होता है, तो एक उनको शौक होता है कि घोड़े का हुस्न है ना जी, जी बेशक, जैसे उसको दिखाना चाहें नेज़ाबाजी की सूरत में, घोड़ा डांस की सूरत में, इस तरह का भी कुछ है? इतना ज़्यादा मुझे नेज़ाबाजी के अलावा मुझे इतना मतलब शौक नहीं है। वैसे जाहिर सी बात है, जिसको घोड़े का शौक हो वो आपको मतलब जो अच्छा घोड़ा है, कुछ चालबाज है या कुछ अच्छा डांसर घोड़ा है, तो मतलब वो पसंद तो आपको आएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। 1-2 दफ़ा शुरू में 1-2 घोड़े मैंने डांस पे पकड़वाए। लेकिन अगर देखा जाए तो घोड़े का काम सिर्फ भागना है जी, नाचना नहीं है ऐसे। और अगर आप चाल की बात करते हैं तो जो हमारे पास ये जो ब्लड लाइन आ रही है ना, मतलब आप अक्सर ग्राउंड में देखते होंगे, शायद आपकी नज़रों में से गुजरे हो मेरे घोड़े, तो वो जो उनकी चाल है वो नेचुरल है, यानी कि वो ना भी बने हो, सिंपल भी, वो वही अंदाज जब आप उसे तैयार करेंगे, जब वो इस मतलब तैयारी के उस लिमिट पे पहुंच जाएगा, जब आपका मतलब सारा घोड़ा मतलब तैयार हो चुका है नेज़ाबाजी के लिए और स्कूल वर्क्स के लिए सारा, लेकिन जब वो प्रॉपर फील्ड में आएगा ना, तो वो घोड़ा अपना आप खुद दिखाएगा। तो आज तक मतलब इस तरह हमने स्पेशली घोड़े तैयार नहीं किए कि जी पहले हम किसी उस्ताद को पकड़वाएं, उनको डांस पे लगवाएं या चाल बनवाने के लिए, और फिर उसको इस्तेमाल करें और वो चाल, क्योंकि मैं इस चीज़ के थोड़ा सा मतलब ख़िलाफ़ हूँ जी जी। क्योंकि जब आप घोड़े को किसी और लाइन पे लगाएंगे, फिर इस लाइन पे लगाएं, तो घोड़ा आपका प्रॉपर आपके स्कूल वर्क्स के साथ, और वो आपको घोड़ा काम नहीं देगा, वो घोड़ा ख़राब होगा अल्टीमेटली। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस तरह का कुछ ना करें। हम खुद तैयार करते हैं घोड़े, मतलब कदम गाम, फिर उसको स्कूल वर्क्स दिए, ट्रॉट कैंटर वगैरह करवा के जी उसके बाद फिर नेज़ाबाजी पे लगाते हैं। तो जैसे जैसे वो टाइम गुजरता है, घोड़ा मतलब मैच्योर होना शुरू होता है, और अपने जिस तरह आजकल इतने ज़्यादा मेले होते हैं, तो उन मेलों में बार बार एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जब जाता है, तो घोड़ा खुद ब खुद अपनी एक चाल बनाना शुरू कर देता है। और ये जो हमारे घोड़े हैं, इनके अंदर एक नेचुरल चाल है। एक मेरे वालिद का घोड़ा बड़ा मशहूर हो गुजरा है, नुकरा छेबों वाला था, और उस जैसी चाल मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि कोई घोड़ा उस तरह की चाल कर रहा है, लेकिन कभी उसको प्यार नहीं किया, उसकी अपनी नेचुरल थी। तो वही फिर अभी क्रॉस
ब्रीड करके मतलब अभी उसी के समझे नवासियों के भी आगे से बच्चे खड़े हैं जी जी। जो हम भगा भी रहे हैं। तो मतलब वो सारा वो चीज़ एक नेचुरल उनमें आ रही है ब्लड में। सर जनाब की अपनी सवारी खास तौर पे सिंगल में है या सेक्शन में? सिंगल या सेक्शन में अलग अलग आप कोई तरतीब रखते हैं घोड़े की, एक ही घोड़े पे उसी पे सिंगल और उसी पे सेक्शन करते हैं? और वो उसका नाम क्या है, आपको कितना है कि वो ज्यादा उससे साथ प्यार है? ये डिपेंड करता है जी कि मेरी कोशिश होती है ज़्यादा सिंगल के लिए मेरा एक अलग घोड़ा हो सही। और सेक्शन के लिए अलग घोड़ा हो। तो मतलब जहाँ ज़्यादा घोड़े हम ले जा सके तो वहाँ अगर 3-4 इवेंट्स हैं तो वो 3-4 इवेंट्स के लिए मेरी कोशिश होती है हर इवेंट के लिए एक अलग घोड़ा हो। आजकल जो नुकरों में मैं भगा रहा हूँ वो है अपना जलफराज उसका नाम है। वो भी हमारी मतलब ये घर की ब्रीड में से आ रहा है। मतलब मेरे पास लोग दे देते हैं, दोस्त हैं, भाई हैं काफ़ी। अभी पिछले दिनों मुझे भाई अवैस वस्ती ने मुझे घोड़ा गिफ्ट किया। तो इस तरह बाहर से घोड़े आ जाते हैं, लेकिन जो ब्रीडिंग है वो मैं उन्हीं घोड़ों की कर रहा हूँ जो हमारे शुरू से बुज़ुर्गों से आ रहे हैं। तो ये हमारा वही घर की ब्रीड है। इसका माँ बाप दादा परदादा नाना परनाना वो भी समझे हमारी घर की ब्रीड थी, घर में यहीं पैदा हुए थे। तो वो भगा रहा हूँ। एक सिंगल में मैं भगा रहा हूँ, एक घोड़ा है मेरे पास कुल्ले रंग का, उसका नाम बीरबल है जी। सिंगल में ज़्यादा आजकल वो भगा रहा हूँ। एक और भी है लाडला, वो थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से आजकल मैंने उसे रेस्ट दिया हुआ है। बाकी और भी हैं माशाल्लाह, लेकिन ये को टाइम ही नहीं मिलता किसको ज़्यादा टाइम दें या किस तरह करके। सेक्शन की अगर बात करें, आपकी सेक्शन की जो सवार हैं 7-3 जी, उनकी क्या हिस्ट्री है, कितने अरसे से आपके साथ वाबस्ता हैं, और वो कब से वो आपके क्लब में आए, तो उनकी काइंडली। ये बड़ा अच्छा सवाल है जी आजकल के दौर के हिसाब से, क्योंकि ये जो टीम होती है, टीम वर्क होता है जी। और इसमें ये मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि आज मैं एक मेला भाग रहा हूँ, मेरे साथ कोई और सवार है, कल को कोई मेला भागूंगा तो कोई और सवार आएगा। हमारी पंजाबी कहते हैं चंगा मेला तो चंगे सवार ले जाए, वो उस तरह की। नहीं नहीं जी, मेरी कभी भी प्रायोरिटी जो है ना वो जीत नहीं रही थी। कभी भी मेरी प्रायोरिटी किला नहीं रहा। मेरी हमेशा प्रायोरिटी होती है कि जब आपका नाम अनाउंस हो, लोग आपके इंतज़ार में पहले से बैठे हो कि जी इस मेले पे फलाना सवार आया हुआ है और उसको हमने देखना है। और चाहे हमारा शाम के टाइम हमारा नंबर आए, हमारी बारी आई, तो वो शाम तक वो बंदे हमारे इंतज़ार में बैठे हों। जब हमारा अनाउंस हो तो वो उठ के देखने के लिए खड़े हों। और जब आप किला उठा जाएं तो वो खुश हों, और अगर आप मिस हो तो उनको अफसोस हो। तो मेरी हमेशा से ये प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही कि मैंने जीतना है और मैंने ये करना है, लेकिन मेरी हमेशा प्रायोरिटी रही है कि मेरा घोड़ा जैसा भागे वैसे कोई घोड़ा ना भागे। जिस तरह मैं खुद भागूं उस तरह, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उस तरह कोई ना भागे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मतलब जब मैं भागूं, मेरा स्टाइल हो, तो एक दफ़ा लोग याद रखें या कहें कि ये सवार का स्टाइल अच्छा है। और अगर टीम की बात करें तो टीम में मेरा ये होता है कि जिस तरह की टीम मेरी भागे किसी की भी ना भागे। तो मेरा फोकस हमेशा मेरी टीम पे होता है। डिफरेंट स्टाइल के साथ भगाई टीम हमने, तो आपने भी अक्सर देखी होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ये मेरे वालिद से आया। सही। क्योंकि मुझे याद है मेरे वालिद अलग अलग रंग के 3-4 पेन या पेंसिलें उठा के उनके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ाते थे और फिर अपने सवारों को पास बिठा के समझाते थे कि इस तरह मैंने घोड़ा फेरना है, आप लोगों ने ये करना है। वाह। तो मतलब वो एक फॉर्मेशन और वो सारा इस तरह का उनकी कोशिश होती थी कि एक ही स्पीड के घोड़े हों ताकि कोई भी एक दूसरे से आगे पीछे ना हो। जी। तो मैंने जब इनिशियली नेज़ाबाजी शुरू की, मेरे वालिद 92 में बीमार हुए, तो मैं उस वक्त तकरीबन 8-9 साल का था। तो 94 से ऑनवर्ड मैंने प्रॉपर नेज़ाबाजी शुरू की। तो मेरी कोशिश थी कि जो मेरे वालिद के सवार हैं वही मेरे साथ हों, कोई नया ना हो। तो मैंने अपने वालिद के ही सवारों को अपने साथ रखा और जितना अरसा वो मेरे साथ चल सकते थे चले। वो भी कहीं और तो किसी की टीम में भागते नहीं थे। सही। तो उसमें से 1-2 की वफ़ात हो गई, बाकी अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं।
इस वक्त जो मेरी टीम है उसमें मेरे छोटे भाई हैं सैयद उज़ैर हसन, वो अभी रिसेंटली कोई 5-6 साल तो उनको मेरे साथ भागते हो गए। एक हुरम शहजाद भुट्टा है, वो मेरे वालिद के साथ मज़हर हुसैन भुट्टा वो भागते होते थे, और मेरे उस्ताद भी हैं। वो शुरू में मेरे वालिद साहब से मुझे जो मतलब सवारी उन्होंने दी, उसके बाद मैंने प्रॉपर उनकी शागिर्दी इख्तियार की। तो उनका बेटा है, वो मेरे साथ वो भी भागते रहे, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो बीमार होने की वजह से वो भी आजकल इतना ग्राउंड्स में नहीं नज़र आते। और एक मलिक ज़फ़र इकबाल ढक्कू है, वो अपना मेरे साथ 2009 से भाग रहा है, क्योंकि एक पुराना सवार था जो मेरे वालिद के साथ भागता जी। उसकी रिटायरमेंट के बाद वो फिर मेरे साथ आया। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, एक मेरे साथ 2009 का है, एक 2014-15 का, और एक 18-19 का, मतलब 2018-19 से। तो मेरा ये होता है कि मतलब मेरा ये मानना है कि यही आपकी टीम है, यही आपके भाई हैं, यही आपके दोस्त हैं, तो इन्हीं के साथ ही है। क्योंकि जब आपने डिफरेंट स्टाइल्स में नेज़ाबाजी करनी है, क्योंकि मैंने कोई प्री प्लान नहीं किया कि कल मेले पे जाना है तो कल मैं इस तरह करके घोड़ा लेके आऊँगा, इस तरह हम भगाएंगे, हमारा कोई इस तरह नहीं होता। जब टीम हमारी अनाउंस होती है और जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके घोड़े अपने फेर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त मैं इनको बताता हूँ कि क्या करना। तो ये फ़ौरन मतलब इनके माइंड को भी क्लिक करता है और फ़ौरन वो चीज़ हम कर लेते हैं। तो कभी भी हमने प्लानिंग के साथ नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिस तो लाज़िम बात है होती है, लेकिन उसके साथ आपके माइंड सेट भी एक होना चाहिए जी। और उसके अलावा मतलब घोड़े भी ऐसे हैं कि मतलब वो ट्रेंड और सारा, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अगर कोई नया घोड़ा आ भी जाए उसमें, तो वो आपका सवार जो है, जो आपके साथ आपका टीम मेंबर है, अगर कोई घोड़ा खराबी कर रहा है तो फ़ौरन उसको पता है कि उसने कवर कैसे करना है। तो उसमें आके हमारी फाइनल एक फॉर्मेशन बनती है, जिसमें एक मंज़र होता है अच्छा। स्टार्टिंग पॉइंट पे लोग भी उस चीज़ से देखते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सर, आपने बहुत सी फतवात हासिल की होंगी, कोई एक ऐसी फतह जिसको आप अभी भी याद करते हो? कौन सा ज़िला था, कौन सा मेला था जी। और कौन सी पोजीशन? जी सर। उसमें इस तरह जी कि नेज़ाबाजी तो बहुत ही निचली छोटी उम्र में शुरू की। तो यहाँ पे लोकली काफ़ी मेले जो यहाँ पे हमारे ज़िले में या खानेवाल की हद तक लगते रहे, वहाँ अक्सर आना जाना रहता था। क्योंकि मेरे वालिद साहब बड़ा ज़्यादा वहम करने लग गए अपनी बीमारी के बाद। तो क्योंकि हमारे ख़ानदान में एक ही एक बेटा आ रहा है जी, मेरे दादा भी एक थे, मेरे परदादा भी एक थे, मेरे वालिद, मैं, अब मेरा एक बेटा है। तो वो उनको बड़ा एक वहम था कि भाई ये दूर जाएगा, कोई कुछ हो ना जाए इस तरह करके। तो वो हमें बाहर ज़्यादा जाने नहीं देते थे। तो और अल्लाह ताला ने बड़ा करम रखा है, हमेशा हमेशा जीत नसीब हुई। काफ़ी ऐसे मेले हैं जिनमें जीतते रहे हैं, बड़े मेले भी थे, छोटे लोकल मेले भी, जिस तरह हमारे ये जटा के मेले होते हैं उसमें भी। तो 94 के एंड में 95 में जो मेरा एक पहला मेला था, जिस तरह के मतलब जो मैंने यूनिफॉर्म अपना पहन के और क्लब की नुमाइंदगी करते हुए जो पहला मेला में भागा था, वो 94 में शायद था, 94-95 में। और उसमें मेरी टीम जो थी वो सेकंड पोजीशन में आई थी। एक मुझे वो चीज़ याद है, मेरे पास वो जो मुझे मिला था, जो उसका ट्रॉफ़ी थी, वो आज तक मैंने संभाल के रखी हुई है अपने पास। तो मेरी पहली सेकंड पोजीशन थी, मेरी ज़िंदगी का पहला मेला था, जो मतलब मैं प्रॉपर जिस तरह एक एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ प्लेयर जाके मैंने नेज़ाबाजी की। वैसे तो मतलब वालिद साहब के साथ जाता था, वहाँ भगा लिए घोड़े जी। लेकिन प्रॉपर जो एक आप अपनी एंट्री दे के और अपना एज अ राइडर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं मुकाबले में। तो उसके बाद कुछ अरसा बाद जो मेरा पहला मेला था, जो मतलब मैं अपने इस सराउंडिंग से बाहर जाके मैं भागा था, तो वो थी फैसलाबाद मंडी। सही। ये नामोआना मंडी होती है, बहुत अच्छा मेला लगता होता था वो, बहुत अच्छा ग्राउंड था, सरकारी कमेटी होती थी। तो उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। तब मेरी तकरीबन कोई 12-13 साल उम्र होगी।
तो मेरा पहला मेला ज़िंदगी का जो मैं मतलब अपने ज़िले से बाहर जाके या वो भागा, तो उसमें अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जीत से नवाजा और बहुत बड़े बड़े सवार थे उसमें, तकरीबन 200 के करीब टीम्स होंगी, तो उसमें आके मुकाबला करके मैं फ़र्स्ट आया। तो ये एक दो जीत हैं जो मतलब हमेशा याद रहती हैं, लेकिन बाकी तो मतलब बहुत अच्छी जीतें भी हमने हासिल की अल्लाह ताला की मेहरबानी से। लेकिन ये वो चीज़ें जो मतलब हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मेरा स्टार्ट था, जी जी। एक नई चीज़ थी, तो वो बस ये एक दो जीतें हैं जो मतलब मैं उनको अक्सर याद भी करता हूँ, लोगों से जिक्र भी करता हूँ। सर संदीला वाली में आई थिंक लास्ट ईयर था, बहुत बड़ा मेला आपने करवाया, आई थिंक 4 दिन का था। जी। तो कैसे, पहले भी आप करवा रहे थे या फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, या कितना अरसे से इसका जो है आपने आगाज किया हुआ? और ये जो 4 दिन का था, इसमें क्या खूबियाँ ज़्यादा थी, टीमें कितनी थी आपने बुलाई हुई, कानून जो थे वो कितने अपडेट थे? थोड़ा ये हमारे ऑडियंस को आप ये 1973 में मेरे दादा ने बुनियाद रखी थी अबरार चैलेंज ट्रॉफी के नाम से। तो उस वक्त हमारे पास मतलब प्रॉपर ग्राउंड नहीं था यहाँ पे, तो 1973 में ही मेरे दादा ने एक ग्राउंड के लिए ना कोई 8-10 एकड़ जो जगह थी वो छोड़ दी। तो फिर 1975 में जाके प्रॉपर वहाँ पे एक ग्रासी ग्राउंड वाला पूरा ग्राउंड बना, पेविलियन बना वहाँ पे। तो 1975 में जो पहला जो बड़ा मेला लगवाया था वो मेरे दादा ने लगवाया था। तो कोई भी ऐसा मेला यहाँ पे संदीले वाली में नहीं लगा जो 5 दिन से कम हो। तो उसके बाद मतलब 1975 से लेके जब तक मेरे वालिद ठीक रहे, सेहत उनकी इजाज़त देती रही, तब तक वो हर साल लगाते रहे जी। उसके बाद फिर मेरे वालिद के बीमार होने के बाद 1998 में मैंने पहला मेला लगवाया। तो उस वक्त वो मेला मैंने मतलब वो वाहिद मेला था जो 3 दिन का लगा था, तो वो मैंने लगवाया। उसके बाद फिर 1-2 साल के गैप से मतलब 1998 में लगा, फिर अपना 2001 में लगवाया, फिर एक लंबा गैप आया। सही। उस लंबे गैप में ये था कि कुछ मसरूफियात और कुछ इस तरह की, क्योंकि एक इस तरह का काम करना तो उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अकेला भाई हूँ मैं, तो उसमें ये नहीं होता कि सारे मिलके। फिर 2011 में मैंने, अली मूसा ने, हमने सब ने मिल के फिर दोबारा एक मेला लगवाया, वो हमारा 5 दिन का मेला था। सही। तो फिर उसके बाद दोबारा फिर वैसे ही गैप आया, फिर थोड़ा सियासत में भी थी दिलचस्पी, तो सियासत की वजह से भी टाइम ना मिल सका। तो फिर जाके अब ये लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में ये मेला लगवाया, तो ये भी ग़ालिबन 4 दिन का था। सही। तो उसमें ये है कि हमारी कोशिश होती है कि अच्छा मेला लगे, जो लोग, जो मेहमान यहाँ पे आए, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है ग्राउंड में वो ये होती है कि ग्राउंड की एक मैनेजमेंट अच्छी हो, उसके अलावा आपको इवेंट अच्छा मिले। अब ये देखें कि हम बहुत दूर दूर तक हम गए हैं, नेज़ाबाजियाँ की हैं, आज़ाद कश्मीर तक नेज़ाबाजियाँ जी। तो उसमें ये चीज़ होती है कि जब आप इतना दूर से इतना सफ़र करके अपने घोड़ों को भी, मतलब इतना लंबा सफ़र, तो घोड़ों को भी थका के ख़ुद भी इतना ज़्यादा करके आप जाएं और आगे ग्राउंड अच्छा ना हो, तो मेन फोकस जो होता है वो ग्राउंड पे होता है। जब ग्राउंड आपका अच्छा हो तो समझें आपका वो ख़र्चा भी पूरा हो गया, आपकी हर चीज़ जो है वो मतलब पूरी होगी, आपका समझें वो कहते हैं ना घर पूरा हो गया जी जी। तो उस तरह। तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरा फोकस हमेशा मेरे ग्राउंड पे रहा है। जब भी मैंने मेला लगवाया, जब कभी हम बाहर मतलब जाते हैं मेलों पे, लोग जो जिस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें भी हम कहते हैं कि ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। बाकी तो फिर चीज़ें देखें ना, घोड़ा आपने भगाना है ग्राउंड में, अगर ग्राउंड ही अच्छा ना हो, ग्राउंड का किसी भी कमी की वजह से आपका घोड़ा डैमेज हो जाए, तो समझें आपका तो वो
सीजन भी गया। जी बिल्कुल ऐसा। वो मतलब वो साल आपका बेकार हो गया कि आपका एक अच्छा घोड़ा है और आप वो डैमेज करके ले आए ग्राउंड की वजह से, तो वो भी एक बड़ी तकलीफदेह चीज़ होती है। तो उसमें ये था कि मेहनत की सबने मिलके, मैंने, अली मूसा ने, मेरे भाई उज़ैर हसन ने और पूरी हमारी टीम ने, पूरे क्लब ने, बड़ी हमने मेहनत की, मेहनत करके एक अच्छा इवेंट लोगों को दिया। उम्मीद है लोगों को पसंद आया होगा और उससे वो याद रखेंगे ऐसे। सर पाकिस्तान में जैसा कि आप इवेंट करवाते हैं, ये लास्ट ईयर आपने करवाया, और भी बहुत से अच्छे अच्छे मेले हो रहे हैं, हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक इवेंट करवा रहा है। जी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, घोड़ों का चारा है, मेहमानों को बिठाना सुलाना, बाकी ग्राउंड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको देखते हैं। मेले सारे ही अच्छे हैं, जी हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है। आपकी लिस्ट में कोई से 4 5 6 आप कहें कि ये एक पे मुझे, मेरे ज़ाती राय, मुझे ये एक पे ये पसंद है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये कुछ 4 5 आपकी लिस्ट में कौन से ऐसे मेरी मेले तो ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत अच्छे लेवल के मेले लग रहे हैं, सरकारी भी लग रहे हैं, प्राइवेट भी, लेकिन आजकल ज़्यादा ट्रेंड प्राइवेट मेलों का है ऐसे। तो प्राइवेट मेलों में एक मेहनत और लगन और एक वो सारी वो चीज़ देखे ना, तो मेरे भाई सरदारज़ादा हुसैन अब्बास, वो मतलब एक बहुत अच्छा इवेंट करवाते आए शुरू से, लेकिन पिछले चंद सालों से उन्होंने मतलब नेज़ाबाजी की खातिर उन्होंने एक बहुत बड़े कदम उठाए। उन्होंने प्रॉपर स्टेडियम बनाया, तो उसमें मतलब ताज़ीदारे वाला वो मेला करवाते रहे। एक तो ग्राउंड उनका बहुत अच्छा है, फिर अब उन्होंने जिस तरह वो सारा सेटअप बना लिया है, अब रिसेंट जो उन्होंने लास्ट ईयर जो मेला, बल्कि शायद इसी साल में ही था, अभी अप्रैल में शायद हुआ था, तो वो जो उन्होंने करवाया, तो उन्होंने सिंगल सिंगल सवार बुलाते हैं, वो उसमें ताज़ीदारा भी देखते हैं, घोड़ा भी देखते हैं, और सारा इस तरह नेज़ाबाजी का भी एंड में आता है। और बड़ा अच्छा उन्होंने प्रॉपर एक स्टेडियम बनाया, और ऐसा पाकिस्तान में किसी का भी प्राइवेट ऐसा स्टेडियम नहीं है। तो वो एक मेला बहुत अच्छा जो लगता रहा है। फिर 2 साल लगवाया है हमारे भाई सैयद हसन महमूद गिलानी साहब ने जी, वो पाकपतन वाली साइड पे उन्होंने लगवाया। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड मेला था, ग्राउंड बहुत अच्छा था। फिर अपना जो सुल्तान मोहम्मद अली साहब जो मेला लगवाते हैं, वो भी बहुत अच्छा मेला होता है। मतलब ये ऐसे मेले हैं जिनको लोग पूरा साल लुक फॉरवर्ड करते हैं ऐसे। तो वो भी उनमें से मतलब वो मेला भी बहुत अच्छा हमेशा लगता रहा है। और उसके अलावा फिर अगर ये अभी दिसंबर में मेरे ख्याल में सर्दियों में लगा है या जनवरी में लगा है, मुझे महीना याद नहीं है, ख्वाजा फैसल साहब, उनके बेटे मोहम्मद अहमद और हारिस, उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट करवाया है। मतलब यूजुअली ऐसा नहीं होता। उन्होंने मतलब सरीना होटल में उन्होंने अकोमोडेशन दी। तो मतलब ये देखें ना, हर बंदा अपने हैसियत के मुताबिक बिल्कुल कर रहा है ऐसा। तो अगर इन ये तो बहुत बड़े मेले हैं। फिर जो मतलब आते हैं हमारे EFP के जो मेले आते हैं, वो बहुत अच्छे मेले होते हैं, लेकिन वो फिर थोड़े और हिसाब के आ जाते हैं। वो सरकारी मेले होते हैं, तो मतलब उसमें मतलब एक प्राइवेट अगर एक इंसान कर रहा है तो उसका वो सारा वो अपने अखराजात पे कर रहा है। तो जो सरकारी होते हैं वो भी मतलब बहुत अच्छे मेले लगे हैं, लेकिन मैं प्राइवेट को ज़रा ज़्यादा वो कर रहा हूँ। तो ये 1-2 मेले हैं। फिर 1-2 और अच्छे मेले लगे हैं और इस वक्त मतलब मेरे जहन में याद भी नहीं आ रहा। फिर हमारे जो देसी मेले होते हैं, जटा के मेले, जो जिस तरह दरबारों पे और सोके वाले से जो उन पे वो दरबारी मेले उन्हें कहते हैं, तो लोकल मेले जो हैं, तो उन लोकल मेलों में भी काफ़ी अच्छे मेले लग रहे हैं। यहाँ पे खानेवाल में एक लगता है, मार सफदर हराज लगवाता है, वो अपने वालिद की बरसी लगवाते हैं। लगवाते वो 1 डे मतलब 1 नाइट से, वो गर्मियों में लगवाते हैं और वो फ्लड लाइट होता है, लेकिन अच्छा ऑर्गेनाइज्ड, ग्राउंड बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मेरा मेन फोकस होता है ग्राउंड पे, क्योंकि जब 1 डे या 1 नाइट का मेला होता है उसमें आप किसी को अकोमोडेशन वगैरह नहीं देते हैं। तो लोग आते हैं नेज़ाबाजी करके, जो शाम को नहीं, हाँ जी, सुबह निकल गया, या जिसने सुबह आना है वो शाम को निकल गया।
तो वो अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छा ग्राउंड, अच्छा इंतज़ाम उसके साथ होता है। फिर रावी बेल्ट पे एक दो अच्छे मेले होते हैं। एक वो 56 चक है, वहाँ पे अच्छा मेला लगता है। वो भी पीर साहबान है, वो मेला लगवाते हैं, लेकिन ग्राउंड का निज़ाम अच्छा बनाया हुआ उन्होंने। तो इस तरह और भी कई मेले हैं। अब इस तरह मतलब साल में इतने मेले हैं। पहले तो मतलब होते थे, सेलेक्टिव से मेले होते थे जी। तो पता होता था कि जी 5 मेले लगने हैं सीज़न में या 4 लगने हैं, उनमें हमने जाना है। सही। लेकिन अब इतने मेले हैं और साल का कोई महीना खाली नहीं है। बिल्कुल। तो अब इतना वो याद भी बंदे को नहीं रहता। लेकिन ये कि ये 2-4 ऐसे मेले हैं जो अच्छे मेले हैं, जो लगते हैं और आगे भी इंशाल्लाह लगते रहेंगे। सर ये बात की जाए नेज़ाबाजी की, घोड़ों की ताज़ेदारी है, ब्रीड को देखा जाए जी। पिछले 6-7 साल से बहुत ज़्यादा अरूज आ रहा है इसमें। हालांकि अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें, इस दौर को देखें, बड़ी स्पीड में हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे। घोड़ा जो है रवायात है, अंबिया की विरासत है। ख़ास तौर पे कुछ दरगाह हैं, जैसे आपका ये सिलसिला है, और भी बहुत सी ऐसी दरगाह हैं जो घोड़ों को लेके चल रही हैं। अभी बहुत ज़्यादा अरूज है 6-7 साल से। तो आप क्या समझते हैं किस वजह से इतना ज़्यादा अरूज आ रहा है इस गेम में या घोड़ों में, या इस लोग कैसे माइल हो रहे हैं? जी, इसमें मैंने अब अमूमन अक्सर नोट किया था, मतलब हमेशा नेज़ाबाजी करते आए, मतलब जिस तरह मेरे वालिद ने शौक़ किया ना, उस तरह की हम कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन उन जैसा निज़ाम या उन जैसा हम कर नहीं पाते। तो अक्सर मेरे वालिद मुझे कहते हैं कि मैंने इस नेज़ाबाजी में बड़ी मेहनत की है, बड़ा नाम कमाया है, तो मेरा नाम ही ना डुबो देना गंदी नेज़ाबाजी करके या गंदा शौक़ करके। तो मैंने कहा जी आप बस दुआ करें, तो अल्लाह की मेहरबानी से मैं उस चीज़ को कायम रखूँगा। जी। तो उसमें ये कि पहले 2-3 ही ब्रीडर होते थे पूरे पाकिस्तान में, जो घोड़ों को ब्रीड कर रहे हैं। और काफ़ी देख के अफ़सोस भी होता था कि घोड़ों को वो कोई इस तरह का ट्रीट नहीं करते थे कि जिस तरह आपका शौक़ है, आपका जुनून है। क्योंकि मैं मतलब शौक़ हो गया, ये शौक़ लफ्ज़ मुझे बहुत छोटा लगता है अपने इस शौक़ के हवाले से। ये जुनून है, ये इश्क है ऐसे। और इस तरह समझ लें कि हमारी रगों में ये शामिल है। तो काफ़ी मतलब लोग आते हैं घोड़े को छोटे जो रिक्शे हैं उनके ऊपर लोड करके ला रहे हैं, ना उनके खाने का कोई निज़ाम है ना कुछ है। आया अपना राउंड भगाया और वहाँ पे उसका लगाम उतार के और पैर में रस्सा डाल दिया, वहीं पे वो चरता रहा है। फिर वो जब नंबर आने लगेगा फिर उसको लगाम दी और फिर चला गया। घोड़ों को कोई देखता नहीं था। मेरे वालिद की हमेशा से प्रायोरिटी होती थी कि वो जब किसी मेले पे गए तो जहाँ उनका कैंप लगा हुआ है, जहाँ उनके घोड़े हैं, वो खुद भी वहीं पे रहें। से मैंने भी इसी तरह ही किया। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब आते हैं मेलों में घोड़े लेके और अपने घोड़ों को देखते तक नहीं। लेकिन अब ये चेंज आ रहा है तो खुशी हो रही है। काफ़ी हमारे भाई हैं, काफ़ी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अब इसको ब्रीडिंग करके और अपने घोड़े तैयार कर रहे हैं। वो शायद मेहरबानी कहूँगा उन हमारे भाइयों की है जो यहाँ से आके हमारे इलाकों से 40-40 लाख के, 50-50 लाख के, करोड़ के, जी जी, 10-10, 20-20 लाख के घोड़े ख़रीद के गए हैं। तो अब शौकीन जो अच्छा शौकीन होगा, ताज़ीदार होगा, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो अच्छा बुरा घोड़ा उसने रखना नहीं। जी अच्छा उसने उसके रखने की उसकी हैसियत नहीं होती। तो फिर लोगों ने आके इसी चीज़ में आके उन्होंने अपने घोड़े खुद घोड़े अच्छे इकट्ठे करके वो ब्रीड कर रहे हैं। तो अब ये काफ़ी चेंज आया है, तो ये अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई है इस चीज़ से। सर, EFP की अगर हम बात करें, जी, लाहौर चैम्पियनशिप, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई राइडर हो और लाहौर चैम्पियनशिप का इंतज़ार ना हो। जी, उसकी वजह है कि पूरी क्रीम होती है वहाँ पे सवारों की, सारे बड़े बड़े क्लब, बड़े बड़े राइडर्स वहाँ पहुँचे होते। तो बड़ा मुश्किल था हर किसी को पूरे पाकिस्तान से वहाँ लाहौर इकट्ठे होना।
तो इसके अलावा आप क्या समझते हैं EFP ने जो रीजनल नेज़ाबाजी वाले इवेंट स्टार्ट कराए, एक जगह पे एक पॉइंट बना दिया जाता है, वहाँ नेज़ाबाजी होती है, 4-5 ज़िले जो उसके करीब लगते हैं उनके क्लब वाले जो सवार है वहाँ आके नेज़ाबाजी कर सकते हैं। आप इस पॉइंट को कितना पॉजिटिव ले रहे हैं सर? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसमें पहले जो हमारा ये EFP था, ये अंडर था PBG, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, उसके अंडर था। जब ये अंडर सुपरविजन ऑफ PBG होता था तो उस वक्त ये होता था कि क्लब रजिस्टर होते थे, सही, उनकी एनुअल जो फी होती थी वो मतलब क्लब का प्रेसिडेंट पे करता था, और उसके अंदर चाहे एक क्लब के अंदर 100 टीम्स हैं या 2 टीम्स हैं या एक टीम है, तो वो उसके अंदर मतलब आ जाती थी, और मतलब किसी को भी टीम वाइज जिस तरह आजकल हो रहा है वो फी देने की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर आके काफ़ी अरसे से जिस तरह हॉर्स एंड कैटल शो लगता रहा, फिर लास्ट जो हॉर्स एंड कैटल शो लगा था वो 2004 में लगा था। ठीक, 2004 के बाद अब लगा, लेकिन वो उस स्केल पे नहीं था, वो बहुत बड़े स्केल पे होता था। तो फिर ये 2004 के बाद से उन्होंने क्लब की जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग है, उसकी अलग रजिस्ट्रेशन फीस है, और पर टीम अलग रजिस्ट्रेशन है। सही, तो अगर फ़र्ज़ करें मेरे 20 टीमें हैं अगर क्लब की, तो अगर मेरा क्लब रजिस्टर्ड है और मेरी वो टीम रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो रजिस्टर्ड टीम्स होंगी 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगी, सही, बाकी नहीं कर सकेंगी। ठीक। अगर हम रीजनल की बात करें तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है निज़ाम, 1000-1200 राइडर इकट्ठा हो जाता है जी, तो इतनी टीम्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। शुरू में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मतलब 2014-15 में या शायद उससे 1-2 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है जी, तो उसमें रश बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हर बंदा लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है जी लाहौर भागना ऐसे, तो उसमें उसी तरह ना वो लाहौर वाली नेज़ाबाजी को ना, वो मतलब चाहे वो जिस तरह भी है वो कोशिश करते हैं कि पहुंचे वहाँ पे। तो जब ज़्यादा रश हो जाता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उस पर पूरा नहीं उतर सकते। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने 100 टीम का अरेंज किया हुआ, तो आपने अगर घोड़ों को चारा देना है तो आपने 100 टीम के हिसाब से चारा देना। ऐसे, अकोमोडेशन तो खैर वो देते नहीं, लेकिन ये है कि अगर घोड़ों का चारा देना है, अगर आप 100 घोड़ा है, अगर उसका चारे का अरेंज हमने किया हुआ है, तो अगर वहाँ पे 1000 घोड़ा आ जाए तो वो ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे, तो इसमें ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट था कि उन्होंने रीजन्स बना दिए, रीजन्स में डिफरेंट अजला शामिल कर दिए उन्होंने जी, कि जी ये ज़िले हैं, इनका रीजन बन गया, आप खुद ही फैसला करें। उसमें रीजन के उन्होंने मेंबर्स बना दिए, एक उन्होंने एक बॉडी बना दी, तश्कील दे दी, जिसमें उन्होंने कहा कि आप आपस में फैसला करें कि आपने जो आपका जो रीजन बन गया, आपने उसमें किस ज़िले में, किस तहसील में आपने मेला ऑर्गेनाइज करना है सही, EFP का। तो वो जो मतलब हमारे जो मेंबर्स थे, उन्होंने फिर अपने अपने मशावरत करके उन्होंने वो फाइनल किया कि जी हम फलानी जगह पे मेला लगवा लेंगे। जी, अब हमारा जो मेरा रीजन बनता है फैसलाबाद, सही, लेकिन भाई हसन महमूद गिलानी है, वो मेंबर भी हैं, EC मेंबर भी हैं। जी, तो उनका क्या हुआ कि उनके अंडर सुपरविजन वो रीजन आ गया, लाहौर रीजन जो था, सही, तो उसमें साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान तक ये सारा उसी रीजन में ऐड कर दिया। तो वो उन्होंने फाइनल की, जो उन्होंने मतलब इवेंट के लिए जो जगह उन्होंने फाइनल की वो लाहौर उन्होंने की, पंजाब यूनिवर्सिटी। सही, तो मैं उनकी वजह से फिर अपना रीजन छोड़ के मैंने लाहौर रीजन में जाके पार्टिसिपेट किया है। तो इसी तरह डिफरेंट रीजन्स में से फिर वहाँ उन्होंने नंबर्स काउंट किए, तो जो 10-10, 12-12 टीम्स थीं वो उनमें से कलेक्ट हुई हर रीजन में से, और फिर जो लाहौर जो नेशनल चैम्पियनशिप, लाहौर चैम्पियनशिप नहीं जी, नेशनल चैम्पियनशिप जो थी सही, उसमें हिस्सा लिया। लेकिन बाय द टाइम
वो लाहौर चैम्पियनशिप हुई, उसमें और भी काफ़ी समझे आउटसाइडर्स जो थे वो आ गए। फिर भी EFP पिछले कुछ सालों से बहुत इम्प्रूव किया और मतलब हमारे भाई हैं सुल्तान मोहम्मद अली साहब, हम भी इसका हिस्सा थे। EFP का जो इलेक्शन हुए सारे मिलके हमने किया, तो उसमें यह है कि अब EFP में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, डे बाय डे मज़ीद हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। ये अच्छी चीज़ है, हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले मतलब हम सवार जब जाते होते थे मेलों पे, हॉर्स एंड कैटल शोज पे भी जाते थे जी तो बड़ा अजीब सा ट्रीट किया जाता था। सही। तो मतलब कोई भी वहाँ पे जाता, लेकिन अब काफ़ी डिफरेंस है उस चीज़ में। तो मैं चाहता हूँ, मतलब ख्वाहिश है कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट आए। सर इंटरनेशनल नेज़रबाजी की बात करें, देसी नेज़रबाजी हमारा सरमाया है जी, हमारी तहजीब है, हमारा कल्चर है। आप ज़ाती तौर पे कभी मसरूफियात ऐसी थी या क्या कोई इंटरनेशनल नेज़रबाजी आप अपनी नेज़रबाजी को वहाँ कोई ऐसी तरतीब नहीं? इंटरनेशनली पार्टिसिपेट किया था एक दफ़ा हमने 2000 में, ईयर 2000 में, ठीक। लेकिन लेकिन मैं मतलब हूँ ज़रा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का बंदा, तो मुझे अपना ये ट्रेडिशन कल्चर मैं ज़्यादा, मेरा फोकस इस चीज़ पे होता है। जी तो पहले जब हमारी पाकिस्तान टीम जाती थी तो प्रॉपर हमारा यूनिफॉर्म होता था, सफ़ेद शलवार, बोस्की का कुर्ता, ऊपर हमारा जो पाकिस्तान की हमारी जो वेस्ट कोट होती थी या ब्लेज़र होता था, तो फिर हमारी वही जो पगड़ी दस्तार जो हमारी होती थी। तो वो जब पाकिस्तान टीम वहाँ पे जाती थी तो उसमें आके मतलब एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते थे, तो पूरा हमारा, हमने जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है तो हमने अपने मुल्क का कल्चर रिप्रेजेंट करना है। सही तो वो अच्छा लगता था। सही। ठीक है, अब हमारी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन वेस्टर्न अंदाज से, तो हम अपना कल्चर प्रमोट नहीं कर रहे। तो मेरा शुरू से ही मेरा फोकस जो रहा है अपने कल्चर पे, अपने उस चीज़ पे रहा है। जी तो चांसेस भी मिले, एक दफ़ा मलिक अता साहब ने, बुज़ुर्ग थे हमारे, उन्होंने मतलब मेरे वाले के साथ दौर, वो मेरे दादा के बैचमेट थे HSM कॉलेज में। ठीक, मेरे दादा और वो या बैचमेट थे या को एक साल सीनियर जूनियर इस तरह करके थे। जी तो मेरे वालिद को भी हमेशा उनके साथ भी बड़ा एक उनका ताल्लुक़ रहा, मेरे साथ मतलब उनका बड़ा अच्छा, बड़ा प्यार करते थे, बड़ी शफ़क़त करते थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि मेरे साथ तुम चलो, तो मैंने उस वक्त रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा जी नहीं, मेरी अपनी कुछ मसरूफियात हैं। तो मेरा शुरू से ही ना अपनी देसी नेज़ाबाजी का ज़्यादा फोकस मेरा देसी नेज़ाबाजी पे रहा है। दिल करता है, अब भी करता है, लेकिन अब वो एज भी नहीं रह गई सही। और ना वो फिज़ीक रह गई है, तो फिर वो ज़्यादा मेरी प्रेफरेंस अपनी देसी नेज़ाबाजी होती है। सर नए आने वाले जो सवार हैं या कुछ शौकीन हजरात जो चाह रहे हैं कि हम भी नेज़रबाजी की दुनिया में कदम रखें, उनके बारे में आप क्या मैसेज देते हैं? किस किस्म का घोड़ा लेना चाहिए, कैसे वो अपनी नेज़रबाजी को स्टार्ट करें? जी, जो नए यंगस्टर हैं, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी होती है, उन्हें वेलकम भी कहते हैं हम अपनी इस फील्ड में। तो काफ़ी यंगस्टर्स आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, स्टाइल भी अच्छे हैं उनके, भाग भी अच्छा रहे हैं, लेकिन उनको जो मेरा उनके लिए जो पैगाम होगा ना, वो ये होगा कि जो यंगस्टर होता है ना, जब उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं ना, जी मतलब उनके पास अब 10 घोड़े खड़े हैं ना, तो वो कहेंगे 10 के 10 ही में भगा लो। अब मेरा बेटा है, वो भी मतलब उसी क्राइटेरिया में आता है, जी तो वो भी कभी मेरे घोड़े पे चढ़ के भगा रहा है, कभी कोई, तो वो चीज़ उनको डिस्टर्ब करेगी। सही। अगर उन्होंने अपनी नेज़ाबाजी इम्प्रूव करनी है, उन्होंने अपना स्टाइल इम्प्रूव करना है, उन्होंने अपनी सवारी इम्प्रूव करनी है, तो उनके पास पक्के घोड़े होने चाहिए सही। जो ट्रेंड हों, पुराने हों, और वो उनको समझे ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा आपका उस्ताद है। ठीक। तो वो आपको बहुत कुछ घोड़ा ही दे देगा। जब घोड़ा ही नया होगा, अनट्रेंड होगा, मैच्योर घोड़ा नहीं होगा,
तो आप कभी भी उस पे ना ही अपनी सवारी बेहतर कर सकेंगे, ना ही अपनी आपकी ग्रिप होगी उस पे, ना ही आपकी नेज़ाबाजी अच्छी होगी और ना ही आपका स्टाइल डेवलप होगा। सही। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो घोड़ा लें जो पक्का हो और उसको 2 साल 3 साल जितनी उसकी ज़िंदगी है उसको आप भगाएं, उसके रिटायर होने तक उसे भगाएं, अपने आप को आप इम्प्रूव करेंगे। जब आप इधर उधर के नए घोड़े चालबाज घोड़ों को देखेंगे, चालबाज घोड़े बेसिकली तेज़ मिजाज घोड़े होते हैं। जी। तो जब आप ऐसे घोड़ों पे हाथ रखेंगे तो वो आपको संभलने ही नहीं देंगे। वो समझे, वो कहते हैं ना अपनी ज़बान वो अपने दम दी पाई रख से। तो इस तरह वो ये कि अच्छे घोड़े पुराने मैच्योर घोड़े होंगे उनके पास, तो उनकी हर चीज़ इम्प्रूव होगी। जी नादरीन, जैसा कि आपने सुना नेज़ाबाजी के बारे में बड़ी तफसील से पीर सैयद कुतुब अली शाह साहब ने अपने क्लब के बारे में, अपने घोड़ों के बारे में, अपनी टीम के बारे में और अपनी नेज़ाबाजी के बारे में बताया। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।